तो ये यूनिट 3 है बेटा हमारी माइक्रो की, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। ठीक है, यूनिट 2 आपने पढ़ी थी बेटा कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर में ना बेटा आपने क्या करा था, अगर आपको याद हो तो हर पॉइंट में हमने कंज्यूमर को रिलेट करा था। कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा हमने वो देखा था। जैसे अगर आपको याद है तो प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है? लॉस। तो वो डिमांड क्या करता है, डिक्रीज। और प्राइस कम होता है तो उसको प्रॉफिट होता है, तो वो डिमांड इंक्रीज करता है। तो सेकंड यूनिट पूरी कंज्यूमर्स पे बेस्ड, उसमें हर पॉइंट में हमने कंज्यूमर को देखा था कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा जब चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। ये यूनिट बेटा प्रोड्यूसर पे बेस्ड है, तो आपने कंज्यूमर को रिलेट नहीं करना, बार बार बोल। अगर आप कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों को मिक्स कर दोगे ना, एक भी आंसर आपका सही नहीं होगा, सारे आंसर्स रॉन्ग। ठीक है, तो इस यूनिट में अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछती हूं तो आपने प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आंसर देना। आप अगर प्रोड्यूसर होते तो आप कैसे बिहेव करते, आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आंसर देना। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी? अब ध्यान से समझेंगे, सभी सामने फोकस करेंगे। ये यूनिट बेटा हमारी 4 चैप्टर्स में डिवाइड। सबसे पहले प्रोड्यूसर का काम होता है प्रोडक्शन करना। तो इकोनॉमी में सबसे पहले प्रोड्यूसर करता है प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन करने में खर्चा लगता है, यस और नो? यस। तो प्रोडक्शन इन्वॉल्व कॉस्ट। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर इस यूनिट में हमारे पास कॉस्ट आता है। ठीक है, अब मैंने देखो प्रोडक्शन करा, खर्चा भी बियर करा, तो मेरा मेन पर्पस क्या होगा, टू अचीव व्हाट, प्रॉफिट। प्रॉफिट को बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू इज इनकम। तो प्रोड्यूसर के लिए रेवेन्यू बहुत मैटर करता है, और जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट में क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो इस यूनिट में टोटल हमारे पास 4 चैप्टर्स है। ठीक है, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू और सप्लाई। और जिसे कहते हैं ना असली इकोनॉमिक्स के कर्व बेटा आपके इस यूनिट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अभी तक जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा आपने इतने ज्यादा कर्व्स वगैरह नहीं पढ़े। अब इस यूनिट और नेक्स्ट यूनिट पूरी कर्व्स पे डिपेंडेंट। तो जितनी आप हाथ से प्रैक्टिस करोगे ना कर्व्स बनाने की, उतनी आपको क्लैरिटी होगी, नहीं तो सब हाथ ऐसे शेक करेंगे बनाते। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसलिए ये यूनिट में आपको रिटर्न फॉर्म में कराऊंगी। ईशान सामने देखो प्लीज। ठीक है, जब आंसर पूछूंगी कोई भी तो आपने आंसरिंग करना है, ध्यान में रखना। तो आज बेटा आज की क्लास में मैं आपको इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर शुरू करा रही हूँ, दैट इज प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझोगे, जहां पे दिक्कत आएगी मेरे से पूछोगे। 13 मार्क्स की यूनिट है। ठीक है, तो 13 नंबर की यूनिट है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे हैं और थ्योरी पार्ट भी बहुत सारे, रिलेशंस भी बहुत सारे, तो इसको आप ध्यान से समझो। जहां पे दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछना। अब इसकी यूनिट का बेटा मैंने आपको पहला चैप्टर बताया प्रोडक्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन प्रोडक्शन चैप्टर में हमारे पास ये आता है बेटा कि प्रोडक्शन करने के लिए ना प्रोड्यूसर्स 2 फैक्टर्स यूज करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन। अभी सिर्फ लर्निंग करनी है अच्छे से मेरे साथ। ठीक है, रिटर्न मैं खुद कराऊं। तो प्रोडक्शन करने के लिए बेटा हमारे पास 2 फैक्टर्स लगते हैं। मानवी आगे आ जा फर्स्ट में। सबसे पहला फैक्टर जो प्रोड्यूसर यूज करता है वो होते हैं फिक्स फैक्टर। दूसरे फैक्टर्स जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं वो होते हैं वेरिएबल फैक्टर। अब फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है बेटा? प्रोडक्शन चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट कराया, इसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको बोला है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने में हमें 2 फैक्टर्स चाहिए, वन इज फिक्स फैक्टर एंड अदर इज वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं बेटा जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। दीज आर द फैक्टर्स विच डू नॉट चेंज विच चेंज इन व्हाट, प्रोडक्शन। ठीक है, जो फैक्टर्स प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते उसको हम फिक्स फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड इज अ फिक्स फैक्टर। अब मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है बेटा, मैं चाहे प्रोडक्शन कर रही हूं चाहे नहीं कर रही, चाहे प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है, लैंड रिमेन सेम, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगी। दिस इज अ फिक्स फैक्टर। मशीन इज अ फिक्स फैक्टर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप जितना बार प्रोडक्शन कर रहे हो उतनी बार नई मशीन नहीं लेके आओगे, दैट इज अ फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं विच चेंजेस विच चेंज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते। फॉर एग्जाम्पल लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। सभी आंसर देंगे मुझे सोच समझ के। बेटा सोच के बताना, इफ प्रोडक्शन इज 0 तो लेबर कितनी होगी? 0। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबर भी बढ़ेगी, ऑब्वियस ही बात। तो वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं विच चेंजेस विच चेंज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रहे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा कि प्रोडक्शन का पता हमें कौन से फैक्टर को देख के लगता है, फिक्स की वेरिएबल, क्या आंसर होगा? वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि फिक्स तो हर लेवल पे क्या है, सेम, दे आर कॉन्स्टेंट। तो प्रोड्यूसर को जब भी बताना होता है ना कि यार प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, 0 है, तो हमेशा वो कौन सा फैक्टर कंसीडर करता है? वेरिएबल। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो इस चैप्टर में बेटा आपके पास जितनी भी डेफिनेशन आएगी ना, हर डेफिनेशन में हम कंसीडर करेंगे वेरिएबल फैक्टर। वाई में रीजन पूछूंगी तो आप मुझे बताओगे मैम बिकॉज फिक्स फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि फिक्स फैक्टर हमेशा क्या रहते हैं? कॉन्स्टेंट। इसलिए प्रोडक्शन चैप्टर में हर जगह पे हम वेरिएबल फैक्टर को कंसीडर करें। ठीक है,
तो अभी मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई है, चैप्टर स्टार्ट करा है प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आपको बताया कि आपने कभी भी कंज्यूमर को रिलेट नहीं करना, आपने एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो देयर आर कितने फैक्टर्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन? टू फैक्टर, वन इज फिक्स फैक्टर, अनदर इज वेरिएबल फैक्टर। चलो आप डिफाइन करो, व्हाट इज फिक्स फैक्टर? फिक्स फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच डू नॉट चेंज विच चेंज इन प्रोडक्शन, ठीक है, विच डू नॉट चेंज विच चेंज इन प्रोडक्शन, ठीक है। सैम आंसर किया कर बेटा। वेरिएबल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच चेंजेस विथ चेंज इन प्रोडक्शन। रिपीट करोगे, फिक्स फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच डू नॉट चेंज विच चेंज इन प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच चेंजेस विच चेंज इन प्रोडक्शन। तो लैंड इज अ कौन सा फैक्टर? फिक्स फैक्टर। लेबर इज कौन सा फैक्टर? वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। और प्रोडक्शन का पता कौन से फैक्टर को देख के लगता है? वेरिएबल फैक्टर। व्हाई? बिकॉज फिक्स रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि फिक्स हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। अब इस चैप्टर में ना बेटा हमारे पास तीन टर्म्स यूज होगी हर जगह। पहली टर्म है टीपी, जिसका फुल फॉर्म है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट बोला जाए या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोला जाए, दे बोथ आर सेम, दोनों चीजें सेम होती, ठीक है। टीपी और टीपीपी। टीपी की फुल फॉर्म क्या थी? टोटल प्रोडक्ट। टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। याद करो बेटा, टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, दे बोथ आर सेम। ऐसी बेटा नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है एपी। एपी इज एवरेज प्रोडक्ट। और एपीपी आप बोलो क्या होगी? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, दे बोथ आर सेम। तीसरा वर्ड आता है मार्जिनल प्रोडक्ट विच इज एमपी, और एमपीपी फुल फॉर्म बोलो, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, दोनों चीजें सेम, ठीक है बेटा। तो ये तीन टर्म्स हम यूज करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो आप? नाम क्या है चैप्टर का? प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब है टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, किस फैक्टर की हेल्प से? फिक्स की वेरिएबल? बोलो, फिक्स की वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज फिक्स रिमेन। अभी मैंने आपको बोला है हर डेफिनेशन में हम किस फैक्टर को कंसीडर करेंगे? वेरिएबल। रीजन फिक्स रिमेन कॉस्ट। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कीपिंग फिक्स फैक्टर कांस्टेंट। रिपीट कर रही हूं, टोटल प्रोडक्ट किसी से भी पूछूंगी नाम लेके, तो टोटल प्रोडक्ट था टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कीपिंग फिक्स फैक्टर कांस्टेंट। डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है। फिर से रिपीट करो, टोटल प्रोडक्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कीपिंग फिक्स फैक्टर्स कांस्टेंट, दिस इज टोटल, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टर्म आती है, अब आगे बेटा इस पूरी यूनिट में ना एवरेज और मार्जिनल वर्ड बहुत बार यूज होगा, इवन आगे के यूनिट्स में भी बहुत बार यूज होगा। तो मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम आपको बता रही हूं, एवरेज वर्ड जहां पे भी यूज होगा ना, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। ये मैं आपको रिपीट नहीं करूंगी, कॉस्ट में भी एवरेज यूज होगा, रेवेन्यू में भी, जहां पे भी एवरेज वर्ड यूज है, एवरेज का मतलब पर यूनिट। मार्जिनल वर्ड जहां पे भी यूज है, मार्जिनल का मतलब एडिशन। ये दो चीजें ध्यान में रखें, एवरेज इज पर यूनिट एंड मार्जिनल मीन्स एडिशन। तो अब मैं सेकेंड डेफिनेशन आपको बता रही हूं, एवरेज प्रोडक्ट क्या। अच्छा, एवरेज का मतलब क्या बताए? पर यूनिट। और आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट इज कौन सा प्रोडक्ट? पर यूनिट प्रोडक्ट। एवरेज का मतलब मैंने आपको पर यूनिट बताया ना बेटा, आगे लगा हुआ है प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्ट। किसका? फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर? वाई? फिक्स रिमेन कांस्टेंट। तो एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। डेफिनेशन याद होगी बेटा। तो एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्ट, किसका? वेरिएबल फैक्टर। हर डेफिनेशन में बेटा हम वेरिएबल फैक्टर यूज करेंगे। रीजन मैं पूछूंगी जब भी, या स्कूल में टीचर पूछेगी, आप रीजन दोगे, मैम फिक्स रिमेन कांस्टेंट, फिक्स फैक्टर हमेशा कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का मतलब क्या बताया था? एडिशन। और एडिशन हमेशा टोटल को होता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, एक लेबर ने टोटल प्रोडक्शन 10 पेन का कर, दो लेबर ने 25 पेन मिलके बनाए, तो एडिशन कितने पेन्स का हुआ है? 15। दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशन टू कौन सा प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट। व्हेन एडिशनल कौन सा फैक्टर इज यूज्ड? वेरिएबल फैक्टर। लेबर था ना, लेबर इज अ कौन सा फैक्टर? वेरिएबल फैक्टर। तो रिपीट कर रही हूं मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशन टू कौन सा प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट। व्हेन एडिशनल कौन सा फैक्टर इज यूज्ड? वेरिएबल फैक्टर। व्हाई? बिकॉज फिक्स रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि फिक्स हमेशा कांस्टेंट है।
ठीक है बेटा, तो अब मैंने टोटल आपको 5 डेफिनेशन बता चुकी हूं, मैं किसी से भी पूछूंगी। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, व्हाट आर द फैक्टर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, नाम बोलो। फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर्स आर द फैक्टर्स व्हिच डू नॉट चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन। एग्जांपल दो, लैंड, मशीन, ये फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स व्हिच चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन। एग्जांपल दो, खाली लेबर नहीं, रॉ मटेरियल है, ठीक है, और आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये वेरिएबल है ना, जितना यूज करोगे उतना बिल आएगा। ठीक है बेटा, तो ये वेरिएबल फैक्टर्स है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं। प्रथम सामने बेटा, ठीक है। फिर मैंने आपको 3 टर्म्स बताई है, टीपी, एपी, एमपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, कीपिंग फिक्स फैक्टर कांस्टेंट। एवरेज का मतलब पर यूनिट, तो एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्ट, किसका? वेरिएबल फैक्टर्स। वाई? फिक्स रिमेन। मार्जिनल मीन्स, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट। व्हेन एडिशनल कौन सा फैक्टर इज यूज? वेरिएबल फैक्टर्स। वाई? बिकॉज फिक्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये ध्यान होगी। तो अभी मैंने आपको 5 डेफिनेशन बताई है इस चैप्टर के अंदर। अब ये हम इनके ना फॉर्मूले पढ़ते बेटा, टीपी, एपी, एमपी का क्या फॉर्मूला होगा। मैंने आपको बोला एवरेज का मतलब पर यूनिट होता है, और पर यूनिट किसका होता है? वेरिएबल फैक्टर का। एक एग्जांपल लेते हैं, 10 लेबर ने मिलके 100 पेन बनाए। तो पहले तो मुझे बताओ 10 लेबर, लेबर इज अ कौन सा फैक्टर? वेरिएबल फैक्टर। 100 पेन बनाए, तो 100 पेन इन तीनों में से क्या है? टीपी, एपी, एमपी? सभी आंसर देंगे, टीपी, एपी, एमपी? टीपी। 10 लेबर ने 100 पेन बनाए, तो 100 इज टोटल प्रोडक्ट ना, और 10 लेबर है तो वो वेरिएबल फैक्टर है। अब एक लेबर ने कितने बनाए? एक लेबर ने 100 बाय 10 पेन बनाए, तो 10 पेन इज अ कौन सा प्रोडक्ट? एपी, एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि एवरेज का मतलब पर यूनिट है ना। एक वेरिएबल फैक्टर ने कितना बनाया, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। तो एपी का फॉर्मूला अब आपको समझ आया कैसे निकालते हैं? एपी इज टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट को मैंने वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करा, तो मेरे पास पर यूनिट आ गया। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। तो एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल फैक्टर। एनी डाउट? फॉर्मूला क्लियर है? 5 डेफिनेशन एक फॉर्मूला में आपको बता चुकी हूं। ठीक है, मैं ऐड करती रहूंगी, अभी किसी से भी नाम लेके पूछूंगी। नेक्स्ट फॉर्मूला हम कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट का। एमपी मैंने कैसे निकाली? टीपी को माइनस करके, 25 माइनस 10 15। अब नेक्स्ट 30 होती तो कितनी आती एमपी? 5। तो एमपी का फॉर्मूला इज टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। एन इज नेक्स्ट, एन माइनस 1 प्रीवियस। नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करते रहते हैं बेटा, तो हमारे पास एमपी निकलता है। तो एमपी निकलता है टीपी को माइनस करके, तो टीपी निकलेगा एमपी को प्लस करके। तो टीपी का अगर फॉर्मूला पूछे तो इट इज सिग्मा एमपी। ये देखो, मेरे को ये वाली वैल्यू नहीं पता। 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 5 30। ठीक है, तो टीपी बेटा एमपी को प्लस करके निकलता है, ध्यान में रखना। एमपी टीपी को माइनस करके निकलता है। और एपी कैसे निकलता है? टीपी अपॉन कौन सा फैक्टर? वेरिएबल। ठीक है भाई, अब 3 फॉर्मूला 5 डेफिनेशन बता चुकी। आपको कोई डाउट है आप पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगी। प्रोडक्शन में फैक्टर कितने लगते हैं? 3 लगते हैं। कितने लगते हैं? 2। पहला नाम बोलो। फिक्स फैक्टर्स आर द फैक्टर्स व्हिच डू नॉट चेंज विच चेंज इन। दूसरा फैक्टर कौन सा था? वेरिएबल फैक्टर्स आर द फैक्टर व्हिच चेंजेस विच चेंज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। ठीक है, फिर 3 टर्म है, टीपी, एपी, एमपी। पहले तो टीपी की फुल फॉर्म बताओ। एपी, एमपी, तो टोटल प्रोडक्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कौन सा फैक्टर? कीपिंग फिक्स फैक्टर। टीपी कैसे निकलता है? एमपी को प्लस करके। और एमपी कैसे निकलता है? टीपी को। और एपी कैसे निकलता है? टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। एवरेज का मतलब क्या बताया आपको? पर यूनिट। तो एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ, क्यों? फिक्स रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल मीन्स, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट। व्हेन एडिशनल कौन सा फैक्टर इज यूज? वेरिएबल फैक्टर। व्हाई? बिकॉज फिक्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे, क्योंकि आगे अब आपका काम है सारा का सारा। आगे ये सारी चीजें रिकॉल करके आगे के क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। अब इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा टीपी एमपी में रिलेशन। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है? पहले ना हम टीपी को, टोटल प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ते भाई।
इसकी क्या कहानी है ये अच्छे से करेंगे, बिल्कुल रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। हाँ सैम बोल। बेटा क्लास से पहले पी के बैठा करो, क्लास के बीच में पानी पीने के लिए नहीं। अभी जाना है तो जल्दी से पी के आ जा फटाफट, मैं अलाउ नहीं करूंगी किसी को। तो टीपी बेटा टोटल प्रोडक्ट है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया टोटल प्रोडक्शन है। अच्छा प्रोडक्शन बढ़ता है रियल लाइफ में, यस और नो? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बताओ ये ऐसे करके मेरे को क्या देख रहे हो, आंसर दो यस और नो। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि क्या रियल लाइफ में प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, यस और नो? फिर चुप हो गए, पीछे वाले आंसर दो। क्या रियल लाइफ में प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, यस और नो? अंबानी अडानी बढ़ा ही रहे भाई इंक्रीजिंग रेट से, यस बढ़ता है, रियलिस्टिक है, ठीक है। डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, डिमिनिशिंग का मतलब धीरे धीरे। कोरोना काल में यही हो रहा था, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहे थे कोविड में, बट किस रेट से, धीरे धीरे, ठीक है, कहीं नुकसान ना हो जाए। अच्छा प्रोडक्शन कांस्टेंट होता है, नहीं होता। अच्छा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मैंने आपको बोला 2 रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग से भी बढ़ता है, आपने बोला यस, धीरे धीरे भी बढ़ता है, डिमिनिशिंग से भी बढ़ता है, मैंने आपको बोला, आपने बोला यस, दोनों बढ़ता है ना, इंक्रीजिंग भी डिमिनिशिंग, यानी प्रोडक्शन बढ़ता है। बात तो यह है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, चाहे इंक्रीजिंग से बढ़े चाहे डिमिनिशिंग से बढ़े। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो प्रोड्यूसर को क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट। प्रोडक्शन फॉल होता है, बोलो, फॉल भी तो होता है भाई, ठीक है। कई कई बिजनेस बंद हो जाते हैं धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम होने लग जाता है, तो प्रोडक्शन कम हो रहा है तो प्रोड्यूसर को क्या हो रहा होगा, लॉस। क्या नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है, नहीं होती? होती है, ये भी तो रियलिस्टिक है। नो प्रॉफिट, आप कोई नया बिजनेस खोलोगे ना बेटा, तो 2-3 साल तो आपको मार्केट में उसी लेवल पे जाना पड़ेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद हर फर्म चाहती है कि भाई अच्छा प्रॉफिट हो, कुछ टाइम तो वो सर्वाइव करना चाहती है ना, दैट इज द सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में ना प्रोडक्शन कांस्टेंट होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो 3 सिचुएशन होती है टोटल प्रोडक्ट की, ध्यान में रखना। टीपी बढ़ता भी है, बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, कम भी होता है, कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और अगर प्रोडक्शन कांस्टेंट है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ये 3 सिचुएशन होती है। और प्रोडक्शन बढ़ता किस रेट से, मैंने आपको बोला, या तो इंक्रीजिंग रेट से तेजी से बढ़ेगा, या डिमिनिशिंग रेट। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो तेजी से प्रोडक्शन बढ़ाती है, जो मीडियम स्केल कंपनीज होती है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ाती है, और स्मॉल स्केल तो बेचारी कहीं बंद हो जाती है, उनका प्रोडक्शन फॉल हो जाता है तो उनको लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो तीनों रियलिस्टिक टर्म। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं आपको टीपी का बिहेवियर बताऊं ना बेटा, टीपी की हम शेप पढ़े, प्रोडक्ट अगर सपोज करो वेरिएबल फैक्टर 0 है, लेबर 0 है, तो अब आप बताओ प्रोडक्शन कितना होगा, 0। ये भी रियलिस्टिक है, प्रोडक्शन कई बार 0 भी होता। फिर मैंने बोला इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, यानी सीधा ऊपर। फिर मैंने बोला डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, यानी ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे। फिर मैंने बोला कांस्टेंट भी होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रोडक्शन फॉल भी होता है, प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, लॉस। ये टीपी, इसकी शेप है बेटा इनवर्स यू, उल्टा यू शेप, दिस इज टीपी। पहले प्रोडक्शन किस रेट से बढ़ा, इंक्रीजिंग सीधा ऊपर, फिर बढ़ा डिमिनिशिंग धीरे धीरे, फिर मैक्सिमम कांस्टेंट पे पहुंच गया, फिर प्रोडक्शन फॉल हो, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगी प्रोड्यूसर के लाइफ में ये तीनों फेसेस रियलिस्टिक, ठीक है, तीनों होती है भाई, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट से भी प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमिनिशिंग से भी बढ़ता है, फिर फॉल भी होता है, ये तीनों फेसेस रियलिस्टिक, ठीक है। प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये 3 फेसेस इसमें निकाल के दिए, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, प्रोडक्शन फॉल। अच्छा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप किस फेज तक मार्केट में सर्वाइव करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड? किस फेज तक मार्केट में आप सर्वाइव करोगे, थर्ड। कौन महानालायक है जो लॉस में सर्वाइव करेगा, ठीक है। सिर्फ हम यहां तक आके रुक जाते हैं बेटा, इसके बाद तो ये देखो ना सारा का सारा लॉस ही होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो इसमें तो आप लीव कर दोगे मार्केट। अब कहां तक सर्वाइव करोगे बेटा, नो प्रॉफिट नो लॉस तक तो हर बंदा सर्वाइव करता है, उसके बाद पता चल रहा है कि भाई सारा का सारा नुकसान ही नुकसान है, तो प्रोड्यूसर लीव द मार्केट। तो 1 मार्कर आपसे पास एमसीक्यू आ सकता है बेटा कि प्रोड्यूसर किस फेज तक मार्केट में सर्वाइव करता है। तो अप टू सेकंड फेज प्रोड्यूसर मार्केट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आफ्टर दैट ही लीव्स द मार्केट, उसके बाद वो छोड़ के चले जाएगा, रीजन उसको सारा नुकसान है। उसके बाद थोड़ा ना ये कर वापस ऐसे नहीं आएगा, कहीं तुम सोच रहे हो ऐसे ऐसे बनता जाए, ठीक है।
तो हम सिर्फ सेकंड फेज तक सर्वाइव करेंगे, उसके बाद तीसरी फेज में हम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा नुकसान है, सारा का सारा लॉस। ठीक है भाई, तो टीपी की शेप याद होगी। व्हाट इज द शेप ऑफ टीपी? इनवर्स। टीपी सबसे पहले किस रेट से बढ़ा था? इंक्रीजिंग। फिर किस रेट से? डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग बोलते। फिर कांस्टेंट पे पहुंच के आफ्टर दैट टीपी फॉल, टीपी फॉल हो रहा। ठीक है भाई, अब इसके साथ बनाते हैं एमपी को। ठीक है, टीपी एमपी दोनों शो करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेट करते हैं। सपोज करो लेबर मैंने इंक्रीज कर रही हूँ 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैं इंक्रीज कर रही हूँ। लेबर इज अ कौन सा फैक्टर? फिक्स वेरिएबल। सैम सामने देखो बेटा, जब मैं सामने पढ़ा रही हूँ ना तो नीचे देखने का कोई लॉजिक नहीं बनता किसी का, तो सामने देखो। तो लेबर मैंने 0 से लेके एक एक करके बढ़ाई। अब मैं टीपी की वैल्यू खुद ही लेट कर रही हूँ बेटा। ठीक है, अगर लेबर 0 है तो टोटल प्रोडक्ट कितना होगा? 0। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर 0 है तो प्रोडक्शन भी 0 होगा। अब एक लेबर ने सपोज करो 10 पेन बनाए, 2 लेबर ने 20 पेन बनाए, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जा रहा है 25, फिर 30, फिर 30, फिर 28। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया बेटा? प्रोडक्शन बढ़ता है, रीचेज एट इट्स कांस्टेंट पॉइंट, और आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस। तो ये स्केड्यूल याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद बना सकते हो। ठीक है, हमने अभी बिहेवियर देखा है टीपी का। टीपी पहले बढ़ रहा था, फिर अपने कांस्टेंट पॉइंट पे मैक्सिमम पे पहुंच गया, और उसके बाद वो फॉल हो रहा था, फॉल हो रहा था। नहीं ऐसा नहीं, ठीक है ना? हाँ, सेम उसी टाइप का। ठीक है, तो हाँ बेटा बोल। क्या बेटा? बेटा लेबर प्रोड्यूसर तभी हायर करेगा जब उसका प्रोडक्शन हो रहा होगा। ठीक है ना, तो लेबर वो हायर ही नहीं करेगा जब प्रोडक्शन 0 होगा। लेबर काम करती है डेली वेजेस पे, आप सभी को पता है। जब मुझे लगेगा मेरे को प्रोडक्शन करना है तो मैं लेबर हायर करूंगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो व्हेन लेबर इज 0 प्रोडक्शन विल बी 0। लेबर बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पे भी पहुंचेगी और प्रोडक्शन फॉल भी होगी। ठीक है, ये रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो इधर तक अगर आपको पता चल रहा हो तो प्रॉफिट 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 हो रहा है, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया है। ठीक है, उसके बाद सारा का सारा प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इस सिचुएशन में ही लीव्स द मार्केट, छोड़ के चले जाएगा। ठीक है, अब मुझे देख के बताओ कि यहाँ पे टीपी मैक्सिमम यानी कांस्टेंट किस पॉइंट पे? 30 पे कांस्टेंट है, 4 5 पे 30 पे। अगर यहाँ पे एमपी निकालो, एमपी कितनी आएगी? एमपी निकलती है टीपी को माइनस करके, तो एमपी निकालो, यहाँ पे कितनी होगी? 0। और जब टीपी फॉल हो रहा है तो एमपी निकालो, 28 माइनस 30 कितनी आई? तो अब ये ध्यान में रखना, जहां पे टीपी मैक्सिमम होता है वहां पे एमपी 0 होती है, और जब टीपी फॉल होता है तो एमपी बिकम नेगेटिव। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जब हम टीपी एमपी कर्व बनाते हैं ना, देखो बेटा, तो ये अभी आपने पढ़ा था, ये टीपी बनता है ऐसे, शेप्स का ध्यान में रखना है। अब 0 पे आपको पता है टोटल प्रोडक्ट 0 है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी कितना होगा? 0 ही होगा। तो 0 पे सब 0 होता है, और फर्स्ट पॉइंट पे दोनों चीजें सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल लिया था ना कि लेबर 0 है तो टीपी भी 0 होगा, तो ऑब्वियस एमपी भी 0 होगा। ठीक है, एक लेबर ने 10 पेन बनाए, तो आप देखो एडिशन कितने का हुआ? 10 का। तो फर्स्ट पॉइंट पे टीपी एमपी दोनों सेम होती। और अगर मैं आपको एपी भी बताऊं तो एपी का फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। तो 0 पे तो ये भी 0 होगा, आप सभी को पता है। ठीक है, फिर 10/1 ये कितना होगा? तो समझाने का मतलब ये है बेटा कि फर्स्ट पॉइंट पे, ईशान बाहर चले जा क्लास से, ठीक है ना, उसके बाद अंदर मत आइए, मेरी क्लास में फोन हाथ में नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे टीपी एपी एमपी तीनों चीजें सेम होती है, ध्यान में रखो। ठीक है, 0 पे तीनों 0 होती है और फर्स्ट पॉइंट पे तीनों सेम होती है। तो एमपी कर्व ना बेटा यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान में रखो। ठीक है, 0 पे सब 0 है, फर्स्ट पे सब सेम है। और मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे टीपी मैक्सिमम यानी कांस्टेंट होती है वहां पे एमपी क्या होती है? 0। और जब टीपी फॉल होती है तो एमपी बिकम नेगेटिव। तो एमपी कर्व ऐसे स्टार्ट होता है, देखो इंक्रीज हुआ, टीपी मैक्सिमम, एमपी 0, टीपी फॉल, एमपी बिकम नेगेटिव, ऐसे बना। तो हमारे पास ये 3 फेसेस आती हैं बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 फेसेस आती हैं। अब हम रिलेशन देंगे टीपी एमपी में, आप मुझे बताओगे, पहले मैं बता रही हूं फिर चारों रिलेशन आप बताओगे, किसी का भी नाम लो। तो फर्स्ट में टीपी इंक्रीजेज एट कौन सा रेट? इंक्रीजिंग रेट। एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस। रिपीट कर रही हूं, फर्स्ट रिलेशन, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस। सेकेंड रिलेशन, टीपी इंक्रीजेज एट कौन सा रेट? डिमिनिशिंग रेट, तो एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग।
दिख रहा है ना आपको? फिर से रिपीट करो, फर्स्ट रिलेशन क्या था? टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेज. सेकेंड रिलेशन, टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग. तीसरा रिलेशन, टीपी इज मैक्सिमम, एमपी इज जीरो. फोर्थ रिलेशन, टीपी फॉल, एमपी बिकम नेगेटिव. ये चार रिलेशन. ठीक है भाई, अब आप बताओगे, मुझे ध्यान देना. फर्स्ट पॉइंट था टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो. सेकेंड, टीपी इंक्रीजेज एट एमपी स्टार्ट्स. थर्ड, टीपी इज मैक्सिमम या कांस्टेंट, तो एमपी बिकम जीरो. टीपी फॉल, एमपी बिकम. ये टीपी एमपी में रिलेशन. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? कर्व क्लियर हो गया? ठीक है, लिख के करेंगे हम ये सब नेक्स्ट क्लास में, टेंशन मत लो. ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कर्व आपके सामने. ठीक है, थोड़ा सोच समझ के सही से आंसर देना. कैन एमपी फॉल इवन इफ टीपी इज राइजिंग? फिर से दिमाग दौड़ा लो, फिर से बोल दी. कैन एमपी फॉल इवन इफ टीपी इज राइजिंग? दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू, फॉल्स. कैन एमपी फॉल इवन इफ टीपी इज राइजिंग? ए मेरे को ना ऐसे समझ नहीं आ रहा, सब बजट कर रहे हैं एक दूसरे के आंसर, सब फ्लिपर बैठे हुए यहाँ पे. प्रथम आंसर इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू. पीयूष, सैम, रीजन पूछूंगे अभी. ईशान, ट्रू. जसमें फिर सोच ले, ऐसा कोई फ्लिप मारने वाला ऑप्शन नहीं है. ठीक है, कि बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है इसमें, और नन ऑफ अबव का भी ऑप्शन नहीं है. ठीक है, शालोम, ट्रू. अभिषेक ऐसे कर रहा है शायद. ये क्या हो रहा है? पुण्या, नो. ऐसे भाई कोई पता नहीं वाला ऑप्शन नहीं है, दिमाग दौड़ाओ और आंसर दो. तो अभी मैं वेट कर रही हूँ अभिषेक, पुण्या और जसमय का, ये आंसर देंगे. ठीक है, हाँ भाई. अनु, ट्रू. ट्रू. नो कमेंट. सोच रही है, सोचो. ट्रू. फिर सोच रही है. हाँ भाई, पीछे अनुष्का, एवलीन, साधना, फॉल्स. फॉल्स. रवनीत, ट्रू. आप जो सोच रहे थे उनका सोचना बंद हो गया, वो आंसर दें फिर से. भाई सोचने के लिए जिसने टाइम लिया था, अभिषेक, पुण्या और जसमय, और इधर आगे और इधर, कृपया करके अपना आंसर दें. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं. कैन एमपी फॉल इवन इफ टीपी इज राइजिंग? ट्रू. ट्रू. मतलब तुम लोगों ने जो बाद में सोच के आंसर दिया, वो ये सोच रहे क्लास में मेजोरिटी किसके साथ है. ठीक है ना, हम उसके साथ हो जाएंगे. ऐसे क्या है? चलो, अब फॉल्स वाले जितने थे रीजन दे, फॉल्स क्यों है, फिर ट्रू के पास आऊंगी. एमपी फॉल नहीं होता कभी भी. मैक्सिमम पे फॉल होएगा. ट्रू वाले रीजन दे. पता चल रहा है? ऐसे बोलोगे टीचर को पता चल रहा है हमें देख के. फिर कितनी फेस है? 3. कौन सी फेस से पता चल रहा है कि एमपी फॉल हो रहा है, टीपी बढ़ रहा है? सेकंड फेस. सेकंड फेस में देखो बेशर्मो, यहां से यहां तक एमपी फॉल हो रहा है, बट यहां से यहां तक टीपी क्या हो रहा है? तो यस, एमपी कैन फॉल इवन इफ टीपी इज राइजिंग. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, नॉट फॉल्स. साधना समझ आया? अरमीत समझ आया भाई, जिसने फॉल्स दिया? क्लियर हो गया भाई? तो आप टीचर को ये नहीं बोलोगे देख के हमें पता चल रहा है, टीचर को ये बोलोगे सेकंड फेज से हमें पता चल रहा है. टीपी एमपी के रिलेशन की सेकंड फेज से हमें पता चल रहा है कि यस, कर्व बना के बताओगे, यस एमपी कैन फॉल इवन इफ टीपी इज राइजिंग. डन? क्लियर हो गया? तो हमने टीपी एमपी में रिलेशन पढ़ ली. अच्छा, रिलेशन याद है पहला क्या था? टीपी इंक्रीजेज एट कौन सा रेट? तो एमपी ऑल्सो. सेकेंड, टीपी इंक्रीजेज एट एमपी स्टार्ट्स. टीपी इज एमपी इज टीपी एमपी बिकम. ये चार रिलेशन. ठीक है, अब दूसरा रिलेशन बेटा इस चैप्टर में आता है एपी एमपी के बीच में, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट. और ये पूरा रिलेशन सैम समझाएगा बहुत अच्छे से. मुझे पहले समझ ले सैम, फिर समझाइए. ठीक है, मैं तेरे साथ हूं. तो एपी एमपी में क्या रिलेशन है? तो पहले तो मुझे आप ना बेटा एपी का फॉर्मूला याद दिलाओ, क्या था?
टीपी अपॉन क्या क्या, वीएफ क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर। मेरे को बीएफ सुनाई दे रहा है, ठीक है, वीएफ वीएफ कर रहे हो, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर यही होता है, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट। तो अगर टीचर आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे कि एपी की शेप को कौन सा कर्व इन्फ्लुएंस करता है, तो क्या आंसर होगा? टीपी। एपी की शेप, बेटा एपी निकला कैसे, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर करके, और एपी आपको पता है पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, वेरिएबल फैक्टर का पर यूनिट। तो एवरेज प्रोडक्ट की शेप तो वही होगी जो टोटल प्रोडक्ट की शेप होगी। अच्छा, क्या टीपी नेगेटिव था, यस और नो, सोच के बोलो। टोटल प्रोडक्ट नो, तो क्या एपी नेगेटिव होगा? जब एपी टीपी से निकला है भाई, तो जो टीपी का बिहेवियर होगा वही एपी का भी होगा। तो टीपी नेगेटिव नहीं होता तो एपी भी नेगेटिव नहीं होता। टीपी कांस्टेंट था, यस और नो, तो एपी भी होगा, यस। टीपी बढ़ रहा था तो एपी भी बढ़ेगा, यस। बस टीपी जो एपी है ना, वो टीपी से थोड़ा नीचे बनेगा, शेप उसकी भी सेम, ठीक है। रीजन बेटा, एपी तो आपको पता है टीपी से निकलता, तो जो टीपी की शेप होगी वही इन्फ्लुएंस करेगी एपी की शेप। पर यूनिट है तो टीपी थोड़ा ऊपर बना था, एपी थोड़ा नीचे बन जाएगा, शेप दोनों की सेम होगी। जीरो पे आपको पता है तीनों क्या होते हैं, जीरो, और फर्स्ट पे आपको पता है तीनों क्या होते हैं, सेम। तो एपी की शेप भी वही जाएगी जो टीपी की शेप थी। दिस इज एपी, एवरेज प्रोडक्ट। बस मैंने थोड़ा नीचे इसलिए बनाया क्योंकि पर यूनिट है बेटा, वेरिएबल फैक्टर को डिवाइड करा। अगर इसी कर्व में टीपी बनाएंगे तो इसके ऊपर से जाएगा ऐसे करके, समझ आई? तो एपी बस पर यूनिट है इसलिए वो नीचे बना। तो ये मैंने एपी की शेप बनाई बेटा, दिस इज एपी एवरेज प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन मेरे पास है एपी एमपी में क्या रिलेशन है। जैसे आपने टीपी एमपी में तो पढ़ लिया, अब एपी एमपी का रिलेशनशिप आए, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक रफ पीछे शेड्यूल खुद ही बनाया था, याद आ रहा है कि टीपी पहले बढ़ा दिया, फिर मैक्सिमम पे पहुंच गए, फिर उसी में अगर आप एमपी भी निकालोगे ना और एपी भी निकालोगे साथ में, तो अपने आप आपको पता चलेगा फर्स्ट पे तीनों सेम होते हैं, और जहां पे एपी मैक्सिमम होता है ना बेटा, एमपी उसको कट करके देन इट बिकम नेगेटिव, उसके बाद वो नेगेटिव जाता है। ये एमपी का बिहेवियर है बेटा, ठीक है। फर्स्ट पे तीनों सेम होते हैं, देन पहले आप एपी बनाओगे, एपी का मैक्सिमम पॉइंट को एमपी कट करती है, ध्यान में रखना, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगी, इसके मैक्सिमम पॉइंट को कट करेगी, उसके बाद वो नेगेटिव चली जाएगी, नीचे चले जाएगी, ठीक है। जब आप शेड्यूल पूरा करोगे ना, आपको पता चलेगा खुद ही कि एपी जहां पे मैक्सिमम होता है एमपी उसके इक्वल होता है, कट करके नीचे जाता है, ठीक है। अब एपी एमपी में 3 रिलेशन है। अब एक और चीज आपका दिमाग में मैं डाल रही हूं। अच्छा पहले तो बताओ, एवरेज का मतलब मैंने क्या बताया था, मार्जिनल का मतलब क्या बताया था, एडिशन। ये 2 चीजें याद हो गई, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें एक और चीज ध्यान में रखना बेटा, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल जहां पे भी होता है ना, हर रिलेशन कोई भी मार्जिनल के साथ आता है, तो मार्जिनल टर्म पहले आती है रिलेशन के अंदर। जैसे इसमें एमपी है तो मार्जिनल प्रोडक्ट को पहले आप बताओगे रिलेशन के अंदर। तो रिलेशन जब हम देंगे ना, तो एमपी के बिहेवियर से देंगे। देखो फर्स्ट रिलेशन, एमपी मोर देन एपी। जब एमपी एपी से ऊपर है, आपको देख के पता चल रहा है, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, तो एपी क्या कर रहा है, राइस की फॉल, राइस। तो फर्स्ट रिलेशन एमपी मोर देन एपी, तो एपी व्हाट, राइजेस। सेकेंड रिलेशन एमपी इक्वल टू एपी, तो एपी इस पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट या मैक्सिमम, कुछ भी बोल सकते। तो सेकेंड रिलेशन एमपी इज इक्वल टू एपी, तो एपी इज कांस्टेंट या मैक्सिमम। तीसरा एमपी लेस देन एपी, ये देखो नीचे आ गई है, एमपी एपी से नीचे, एमपी लेस देन एपी, तो एपी क्या कर रहा है, राइस की फॉल, फॉल। एमपी लेस देन एपी, एपी फॉल्स। ये 3 रिलेशन है एपी एमपी, ठीक है। फिर से बेटा चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगी। अब दोनों रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप 3 पॉइंट ऑफ व्यू से बताए मैंने। एमपी एपी से ज्यादा है तो एपी राइस कर रहा है, एमपी एपी के इक्वल है तो एपी कांस्टेंट है, एमपी एपी से लेस है तो एपी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। तो एमपी मोर देन एपी, एपी राइजेस, इक्वल टू एपी, एपी कांस्टेंट, लेस देन एपी, एपी फॉल्स। अब टीपी एमपी और एपी एमपी दोनों रिलेशन, कुछ भी पूछूंगी, और मैं बड़ी चंटू में पहले टीपी एमपी का पूछूंगी ताकि आप भूल जाओ ये वाला, ठीक है, उसके बाद ही वाला पूछूंगी। तो कोई डाउट है तो आप पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगी। टाइम क्लियर है, क्लियर है बेटा? इधर भाई इस रो में सबको क्लियर है? टीपी एमपी का रिलेशन क्या था, टीपी इंक्रीजेज एट एमपी ऑल्सो, सेकेंड टीपी इंक्रीजेज एट एमपी स्टार्ट्स, फिर तीसरा टीपी इज मैक्सिमम, एमपी इज टीपी
एमपी बिकम, ये रिलेशन बताओ। पहला एमपी मोर देन तो एपी, दूसरा एमपी इक्वल टू तो एपी इज, तीसरा एमपी तो एपी, एपी की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, मैंने कहा कोई अपने अपने नाम लिख के आ जाओ कुछ, ठीक है ना। एवरेज प्रोडक्ट। एमपी क्या थी और टीपी क्या थी? और प्रोडक्शन में कौन से फैक्टर्स लगते हैं? फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर का एग्जांपल दो, वेरिएबल फैक्टर का एग्जांपल दो, रॉ मटेरियल लेबर। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं? फिक्स की वेरिएबल? फिक्स रिमेन, ठीक है, हर लेवल। तो प्रोडक्शन का पता कौन से फैक्टर को देख के लगता है? ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर होगी। अब एक लास्ट और पॉइंट बता रही हूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लिख के करेंगे बेटा इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में आता है एलवीपी। जैसे मैंने आपको बोला था यूनिट 2 में कंफर्म क्वेश्चन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जरूर आता है 6 नंबर के अंदर, आपके पेपर में जरूर आएगा। वैसे इस यूनिट में ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉ वेरिएबल क्वेश्चन, कंफर्म है, पेपर में जरूर आए, ठीक है ना। जिनका भी अब ये यूनिट स्टार्ट होगा, टीचर कंफर्म 6 नंबर का क्वेश्चन यही डालू। तो कई बच्चे कहते हैं ना इस चैप्टर में मैम क्या पढ़ के जाए, इंपॉर्टेंट बता दो। मैं कहती हूँ सब छोड़ जाओ, ये पढ़ जाओ, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म, ठीक है। बट ये पढ़ने के लिए आपको टीपी एमपी सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। एलवीपी क्या होता है? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है ना बेटा, वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है, तो ये कौन से फैक्टर को कंसीडर करेगा? वेरिएबल। और क्या वेरिएबल फैक्टर चेंज होते हैं? यस और नो? यस, ठीक है। प्रोडक्शन चेंज होता है? यस और नो? यस। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें पूरा टीपी का बिहेवियर बताता है, टोटल प्रोडक्ट कैसे बिहेव करता है। तो टीपी आपको पता है पहले किस रेट से बढ़ता है? इंक्रीजिंग। फिर किस रेट से बढ़ता है? डिमिनिशिंग। लास्ट में मैक्सिमम के बाद टीपी फॉल हो जाता है, ठीक है। टीपी के तो 3 ही बिहेवियर है, पहले इंक्रीजिंग से बढ़ेगा, फिर डिमिनिशिंग से, फिर नीचे गिर जाएगा, टीपी फॉल हो जाएगा। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तीनों सिचुएशन होती, बट ये तीनों सिचुएशन कब होती है? जब हम ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर से कंबाइन करते। फिक्स फैक्टर है लैंड, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास 1 एकड़ लैंड है, तो लैंड रिमेन कांस्टेंट, वो तो सेम ही रहेगा। लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर, आप चेंजेस करोगे वेरिएबल फैक्टर। ये कहता है ये तीनों फेसेस हमें तब देखने को मिलती है व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर्स, देन हमें ये तीनों फेसेस देखने को मिलते। अगर बेटा आप वेरिएबल फैक्टर में चेंज ही नहीं कर रहे, तो ना आपको ये देखने को मिलेगा, ना ये, नहीं। तो ये लॉ वेरिएबल पोर्शन ये कहता है जो आप टीपी का बिहेवियर बता रहे हो ना, वो तब देखने को मिलता है जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स से कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एलवीपी की डेफिनेशन क्या है, तो व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कौन सा फैक्टर? वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, देन टीपी फर्स्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन टीपी इंक्रीजेस एट लास्ट टीपी। ये एलवीपी की डेफिनेशन। रिपीट कर रही हूं, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कौन सा फैक्टर? वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, देन टीपी फर्स्ट इंक्रीजेस एट, देन इट इंक्रीजेस एट लास्ट टीपी। ये एलवीपी। एलवीपी कह रहा है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, टीपी में 3 फेसेस आती हैं, बट ये 3 तब देखने को मिलती है जब आप इनमें चेंजेस करो, वेरिएबल को फिक्स के साथ कंबाइन करोगे, तो हमें ये तीनों चीजें देखने को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। अब एलवीपी को ना हम कर्व के थ्रू बताते हैं। कर्व वही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टीपी एमपी कर्व है पूरा एलवीपी के अंदर। तो अगर आपको याद हो टीपी की शेप क्या थी? 0 पे टीपी क्या था? तो दिस इज इनवर्स यू, इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट। टीपी जहां पे मैक्सिमम था, एमपी वहां पे क्या थी? टीपी फॉल होता है तो एमपी क्या होती है? टीपी पहले कौन से रेट से बढ़ता है, फिर कौन से रेट से बढ़ता है? देन रीचेज एट, आफ्टर दैट टीपी, और एमपी यहां से स्टार्ट था, याद आ रही है फर्स्ट पॉइंट पे। देन ये एमपी था, टीपी मैक्सिमम, एमपी 0, टीपी फॉल, एमपी बिकम। तो हमने ये 3 फेसेस निकाली थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इन तीनों फेसेस को इलाबोरेट करना और कुछ नहीं करना। एलवीपी के अंदर आपको 3 फेसेस अलग से दिखानी है, और तीनों फेसेस को ये बताना है स्टार्ट कहां से हुई है और खत्म कहां पे। ये फेस स्टार्ट कहां से हुई है, खत्म कहां पे। तो जो टीपी है ना, वो तो हेडिंग पॉइंट है बेटा, टीपी ऊपर जा रहा है तो उसको तो हम हेड पॉइंट में लेंगे। एमपी को हम स्टार्टिंग एंडिंग से शुरू करेंगे, शो करेंगे। जैसे अगर मेरे को फर्स्ट फेस इलेबोरेट करनी है ना बेटा, ध्यान से समझना, इसके बाद सेकंड तुम बताओगे। तो फर्स्ट फेस में हम लिखेंगे टीपी इंक्रीजेस एट कौन सा रेट? एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस, पहले तो ये लिखेंगे। अब ये फेस स्टार्ट कहां से हुई है, एमपी को देख के बताओ। स्टार्ट हुई है ओरिजिन से, खत्म हुई है जहां पे एमपी क्या है? मैक्सिमम। तो दिस फेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन
एंड्स टू द पॉइंट वेयर एमपी इज मैक्सिमम। अब ये पूरी फर्स्ट फेज मैंने आपको बता दी। अब आप बताओ फर्स्ट फेज कैसे लिखेंगे? टीपी इंक्रीज दैट, एमपी ऑल्सो, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड्स वेयर एमपी इज मैक्सिमम। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड फेज। सेकेंड फेज भी आप बताओ। टीपी इंक्रीज दैट, एमपी स्टार्ट्स, स्टार्टिंग पॉइंट एमपी को देख के वेयर एमपी इज, एंड्स वेयर एमपी इज 0। समझ आ गई? थर्ड फेज टीपी, एमपी बिकम, क्या इस फेज में आप मार्केट में एग्जिस्ट करोगे? तो छोड़ जाओगे तो स्टार्टिंग एंडिंग का बता नहीं, क्या इसमें कुछ नहीं बता, ना स्टार्टिंग ना एंडिंग, क्योंकि प्रोड्यूसर इसमें छोड़ के चले जाते हैं मार्केट। तो तीनों फेज एलवीपी की क्लियर होगी बेटा। अब इनके रीजन के साथ हम नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करें। बस इस चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन है बेटा।